वेलकम टू अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम भूपेश तिवारी और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम कोल्ड वॉर एरा डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 में जैसे कि हमने पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कोल्ड वॉर पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ, कोल्ड वॉर बेसिकली होने का कारण क्या था। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि जापान न्यूक्लियर अटैक क्या था। उसमें हमारा एक टॉपिक था क्यूबा क्राइसिस, जो सेकंड पॉइंट था, जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे उस चैप्टर पे। पर वो टॉपिक हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, सीटो सेंटो, जो हमारा लेक्चर सीरीज था, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, उसी को फॉलो करेंगे। जितने भी लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरा पार्ट 1 देख ले। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड जितने भी लोग पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का नोट्स चाहते हैं, वो दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे टैप करें और अपना फॉर्म फिल करें, और नॉर्मली आपको उस चैप्टर का नोट्स या फिर कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो हमारा चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोल्ड वॉर क्या है, किसके बीच में हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितना भी हम डिस्कस किया था आप सबको पता होगा। आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्यूबा क्राइसिस। व्हाट इज़ क्यूबा क्राइसिस? देखो, बहुत ही सिंपल है ये टर्म, एंड मतलब ये वाला क्वेश्चन, और ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्यूबा क्राइसिस क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ हाइपोथेटिकल वे में, तो ये कुछ इस तरीके से है। एक तरफ यूएसए एंड एक तरफ यूएसआर अगेन, हम उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। क्यूबा इज़ अ स्मॉल आइलैंड जो कि यूएसए के पास है, लेकिन है वो अमेरिका के पास। लेकिन वहाँ पे जो अब वहाँ पे सपोर्टर्स हैं वो कम्युनिस्ट सपोर्टर्स हैं, और जिसकी वजह से उसके रिलेशन किससे अच्छे मेंटेन है, यूएसएसआर से रिलेशन अच्छे हैं। अब देखोगे क्यूबा जो कि अमेरिका के पास है, और उसके जो रिलेशन है वो यूएसएसआर से अच्छे हैं। इसी के चलते यूएसए ने कई बार इनडायरेक्टली इन्वेंशन करने की कोशिश करी क्यूबा के अंदर, और जिससे क्यूबा ने उसका जवाब दिया। ये इन्वेंशन इनडायरेक्टली था, तो इतना खुल के एकदम डायरेक्ट वॉर नहीं था। बट इस चीज़ को देखते हुए यूएसएसआर ने सोचा, क्यों ना मैं क्यूबा में एक मिसाइल बेस तैयार करूं। वो मिसाइल बेस बनाने का पर्पस ये था ताकि हम अपने उस पार्ट को हम सेफ रख सकें, और इन फ्यूचर अगर कोई खतरा बनता है तो उससे निपट सके। तो इसी में चलते यूएसएसआर ने वहाँ पे क्या किया, मिसाइल बेस बनाने का सोचा। उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, और यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, एंड क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो। अब इन्होंने क्या किया, प्लान कर लिया कि हम क्यूबा के इन जगह पे एक मिसाइल बेस बनाएंगे। अब क्या हुआ, इस बात की खबर यूएसए को पता चली। यूएसए कंटिन्यू उस पर अपनी नज़र रखता था कि क्यूबा में कब और क्या हो रहा है। तो जैसे ही इस बात की खबर अमेरिका को पता चली तो अमेरिका शॉक हो गया। अब सीधी सी बात है ना, अब दुश्मन उठ के आपके बिल्कुल बगल में बैठ गया तो ये टेंशन तो बनता है। तो यूएस ने सोचा कि ये स्ट्रैटेजी जो है, अगर ये सक्सेस हो गई तो यूएसएसआर हमारे बहुत क्लोज पहुंच जाएगा, और इतने क्लोज पहुंचने की वजह से उसको भी अपने बहुत डर है यूएसएसआर से। तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट धमकी दी, मतलब धमकी कह लो, एक लेटर भेजा किसको, यूएसएसआर को, कि अगर आपने ऐसा किया तो हम क्यूबा पे डायरेक्ट वॉर कर देंगे, और हम क्यूबा को फिर अपने में शामिल कर लेंगे। अब ये, और इसके साथ साथ क्या किया, अब रास्ते को जो ब्लॉक था उसको ब्लॉक कर दिया, ताकि कोई भी यूएसएसआर के शिप क्यूबा में एंटर ना कर सके। अब इसके चलते क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक डर फैल गया। डर क्या फैल गया,
अब सीधी सी बात है, दो पावरफुल कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी। अब जब यूएसएसआर की शिप्स आगे आई और जहाँ पे यूएसए ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था वहाँ रुकी, तो अब तो ऐसा लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर निश्चित है। अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होके रहेगी, क्योंकि दो पावरफुल कंट्री आमने सामने खड़ी थी। पर उसके बावजूद दोनों लीडर्स को कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर पता था कि दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर है और कहीं ना कहीं ये एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने अपनी अपनी समझदारी दिखाई और इन्होंने इसी के चलते यूएसएसआर ने अपनी शिप्स वापस ले ली और ये क्राइसिस जो है वो टल गया। मतलब ये इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे स्टोरी को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज क्यूबा क्राइसिस। 1962 में ये हुआ, अंडरस्टैंड। उसके बाद इस तरीके से हमें ये देखने को मिला कि दोनों ने एक अपना समझदारी का परिचय दिया और इस वर्ल्ड को बचा लिया। और उसके बाद मैंने एक टर्म बताया था क्यूबा क्राइसिस, समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो वापस मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकता है। और उसके साथ साथ अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मार्शल प्लान, उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, सीटो और सेंटो, ये चारों टर्म डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत छोटे छोटे टर्म है, बहुत लेकिन ईजी हैं, एग्जाम पर्पस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, व्हाट इज मार्शल प्लान? Marshall Plan is all about process which was started by George C. Marshall। क्या हुआ, कुछ इस तरह समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप की कंट्रीज़ को हुआ था। अब ऐसे में जॉर्ज सी मार्शल कहाँ गए? यूरोप गए। और यूरोप जब गए, मैं आपको बता दूं जॉर्ज सी मार्शल थे कौन। वेट, ये यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जॉर्ज सी मार्शल जो थे वो यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये गए यूरोप विजिट करने। इन्होंने यूरोप जाके देखा कि यूरोप तो काफ़ी दिक्कत में है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत डाउन है। अब ऐसे में इनको लगा कि अगर हमने इंस्टेंट इनकी मदद नहीं करी तो यहाँ पे किसका स्प्रेड हो जाएगा? कम्युनिज्म का स्प्रेड हो जाएगा। तो तुरंत जब ये आए तो इन्होंने तैयार किया, एक प्लान तैयार किया। और उस प्लान में क्या क्या डाला? इन्होंने डाला कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को फाइनेंशियली मदद करेंगे और वहाँ पे कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेंगे और बेसिकली एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और इसी प्लान को हमने मार्शल प्लान कहा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स अ वेरी क्लियर प्रोजेक्ट। उनका सिर्फ और सिर्फ ये था कि इससे पहले वहाँ पे कम्युनिज्म फैले, हमें कैपिटलिज्म को प्रमोट करना है। और इसीलिए उन्होंने यूरोप में फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली हेल्प करने का ट्राई किया और मार्शल प्लान को लेके आए। व्हाट इज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन? ट्रूमैन बेसिकली ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो नाम पड़ा है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जिनका फुल नाम है हैरी एस ट्रूमैन। उन्हीं के नाम पे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पड़ा। मतलब मैं ज़्यादा इसमें घुमाऊंगा नहीं, टू बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल आप इसे समझ सकते हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इट्स ऑल अबाउट स्टॉप द कम्युनिज्म, जो उसका स्प्रेडनेस बढ़ रहा था उसको रोकना था और कैपिटलिज्म को प्रमोट करना था। दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, दैट्स वाई दे मेक अ डॉक्ट्रिन एंड दिस डॉक्ट्रिन नोज एज अ ट्रू डॉक्ट्रिन। सिंपल ये टर्म आप याद कर लो कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए जो डॉक्ट्रिन लेके आए थे उसी को हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहते हैं। द क्लियर? अब आता है सीटो एंड सेंटो। व्हाट इज सीटो सेंटो? ये एक अलाइड थे। ये क्या था? एक अलाइंसेस था। अब ये अलाइंसेस तैयार किसने किए? ये अलाइंसेस यूएसए ने ही तैयार किए थे। अच्छा, सीटो और सेंटो को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलाइंसेस क्यों तैयार किए जाते हैं। अलाइंसेस मीन्स मैं अपना छोटा छोटा ग्रुप क्यों तैयार कर रहा हूँ, बेसिकली उसका पॉइंट है। पॉइंट क्या है? मैं बहुत, अब सपोज करो एक बहुत बड़ा आदमी है, तब भी वो आदमी कुछ छोटे छोटे एरियाज़ में अपना अपना एक लोग चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? ताकि वो उस एरिया में जहाँ वो नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ से भी अपना डोमिनेशन बरकरार रखे। तो
इसमें एक सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्यों बड़ी देश छोटे देश से रिलेशन रखते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या है? नंबर 1 क्या है? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि इस देशों से इनको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। नंबर 2 इनको अपने मिलिट्री को वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती है। नंबर 3 इनको एक मार्केट मिल जाता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं। और नंबर 4 इस तरीके से वो अपने आसपास जितने भी उनके अगेंस्ट है उन कंट्रीज़ के पास तक पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली दीज आर द 4 की पॉइंट्स जिसकी वजह से बड़े देश छोटे देश पे रिलेशन रखते हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आप बताने वाला हूँ वो है क्या? इंक्रीज द डोमिनेशन। अपने दबाव को बढ़ाने के लिए भी ये छोटे देशों से रिश्ते रखते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड ट्रस्ट में ये बहुत शॉर्ट एंड मतलब ट्रिकी नोट्स हैं। आपको देखकर ये समझ में आएगा कि ये मैं एग्ज़ाम के लिए एकदम पढ़ के मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीके इसीलिए अलाइंसेस बनाते हैं। अब आता है सीटो और सेंटो। सीटो इज बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो मीन्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अलाइंसेस यूएसए ने बनाई। उसका पर्पस सिर्फ एक था, वो था कि मैं इन जगहों पे दैट मीन्स साउथ ईस्ट एशिया इन जगहों पे एंड सेंट्रल एरिया में अपने अलाइंसेस बनाऊं और ताकि मेरी वहाँ पे रिचनेस पहुँचे, मेरा वहाँ पे कैपिटलिज्म पहुँचे। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आफ्टर 1945 पूरे वर्ल्ड में कितने इकोनॉमिक मॉडल थे? तो वी हैव ओनली 2 मॉडल, फर्स्ट कैपिटल मॉडल, सेकंड कम्युनिस्ट मॉडल, एज यू ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर लास्ट सीरीज। तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह सीटो और सेंटो दोनों बनाए यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? अपने अलाइंसेस तैयार करने के लिए। ओके, इसके बाद हमारा आता है नैम, दैट इज नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट। नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट में हम देखेंगे नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, व्हाट इज नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की और ये है क्या, इसको हम समझेंगे। ये बेसिकली क्यों बना, उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जो कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था 1945, उसके बाद से कई नई देश आज़ाद हुए थे, कई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई थी। तो अब ऐसे में वो वापस से किसी के अंडर नहीं जाना चाहते। उन सभी देशों के पास, जो भी देश नए नए आज़ाद हुए हैं, उनके पास 2 इकोनॉमिक मॉडल थे और उनके पास ऑप्शन था कि वो या तो यूएसए को सपोर्ट करें या फिर यूएसएसआर को सपोर्ट करें। अब आप देखोगे ऐसे में जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, जैसे हमारे भारत भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अगर अभी हमने किसी एक ब्लॉक को चूज़ कर लिया तो सिंपल सी बात है कि हमें बायस्ड होना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि वो सुपर पावर कंट्री है तो हमें उनकी बात भी माननी पड़े। ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा खुद पे, हमारे डिसीजन जो होंगे वो बायस्ड होंगे और हम एक तरफ हम बात करेंगे किसी के ऊपर भी। तो इसी के चलते सारी जितने भी नए देश आज़ाद हुए थे उन्होंने क्या किया, इसके कुछ देश इसके खिलाफ गए, कुछ लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया, किसी ने यूएसए चूज़ कर लिया, किसी ने यूएसआर चूज़ कर लिया। पर मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में क्या हुआ कि इन लोगों ने नैम बना लिया, दैट इज़ नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट। ये बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि हम कोई भी ब्लॉक चूज़ नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और हमारा डिसीजन जो भी रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो बायस्ड नहीं रहेगा और हम किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ द वेरी ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नैम। ये नैम का अल्टीमेट स्टेटमेंट था। इज दैट क्लियर? तो नैम का ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि इसके फाउंडिंग पिलर्स या फाउंडर्स कौन थे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि नैम के फाउंडर्स कौन कौन थे, आप उनके बारे में बताइए। तो नैम के फाउंडर्स 5 लोग थे। 5 लोग कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया से थे, जोसेफ ब्रास टीटो जो कि यूगोस्लाविया से थे, गमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट से थे, और सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया से थे, एंड वाने एनक्रूमा जो कि घाना से थे। देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है जिसको देश नहीं याद हो रहे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप नाम याद कर लेते हो तब भी चलेगा। देयर इज़ नो नीड कि आप इसके देश याद करो। अगर आप कर लेते हो तो इट्स अ फार बेटर, बट स्टिल मैंने जो नाम बताया आप ऐसे याद कर सकते हो: जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रास टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो और वाने एनक्रूमा। दीज आर द 5 मेन लीडर हु क्रिएट द नेम। अब नैम का बेसिकली पर्पस मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। नैम का ऑब्जेक्टिव क्या था, अब मैं वो बताने आपको जा रहा हूँ। नैम का ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। दे वांट सेपरेट नेशन, दे वांट इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो इसी पे आप पे ये तो एकदम क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव उसका भी कैसा होगा, इसी से मिलता जुलता होगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है, कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या है? कंट्रोल हेजेमनी। थर्ड है प्रमोट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। बताऊंगा, डोंट वरी, मैं जितना भी नाम बता रहा हूँ ऐसा मत सोचोगे ये क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये हर एक चीज़ डिफाइन कर दूंगा। एंड फोर्थ है प्रमोट पीसफुल सेटलमेंट, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एंड पांचवा, डिसीजन टेकन बाय चॉइस नॉट बायस्ड, ये भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने अभी अभी इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये हमें ध्यान देना जरूरी है। बेसिकली कॉलोनिज्म एम्फसाइज ऑन कॉलोनी, लाइक फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे कॉलोनी के लिए फॉर द ट्रेड पर्पस और फॉर द इकोनॉमिक पर्पस। तो जब हम कोई इस वन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं तो हमारी कॉलोनी होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश पहले आए कॉलोनी बनाने फॉर द ओनली इकोनॉमिक पर्पस, पर ग्रेजुअली क्या हुआ, ये बढ़ते बढ़ते सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं रहे, ये हमारा पॉलिटिकली, हमारा सोशली भी कंट्रोल करते चले गए। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि इकोनॉमिक रूप से बढ़ते 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 हमारा इकोनॉमिक, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सोशल, सबके पास सारी चीज़ों को कंट्रोल कहाँ आ गया था? ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। ऐसे में चलते कॉलोनिज्म ने एक नया रूप ले लिया, दैट इज इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो वो लेनिन का ही एक स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इट्स इम्पेरियलिज्म। तो पहले आप कॉलोनी के लिए जाते हो, सिर्फ इकोनॉमिक पर्पज से जाते हो, फिर वहाँ पे आपके सारे सब पे कंट्रोल हो जाता है, फिर आपको इम्पेरियलिज्म में चेंज होता है। तो इसको रोकना था, इसको ख़त्म करना था कि ये जो कॉलोनी बनाने का फंडा है इसको स्टॉप करें और किसी भी देश के कल्चर के, किसी भी देश पे वो डायरेक्ट रूल करने का जो प्रोसेस था उसे स्टॉप करना था। सेकंड था कंट्रोल हेजेमनी। देखो हेजेमनी वो क्या है, व्हाट इज हेजेमनी? हेजेमनी का वर्ड जो शब्द है वो है डोमिनेशन। वो बेसिकली इसका मतलब ही है दबाव। अब ये 2 पावरफुल कंट्री हैं, दोनों को हमें रोकना था, दोनों की बढ़ती शक्तियों को रोकना था ताकि वो किसी दूसरे देश पे अपना कब्जा या फिर दबाव ना कर सके। एंड तीसरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये कुछ इस तरह है, जो वर्ल्ड बाइपोलर था, मतलब 2 पावरफुल कंट्री, ये मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर क्या होता है। यूनिपोलर मीन्स वेयर इज वन सुपर पावर एंड बाइपोलर मीन्स वेयर 2 सुपर पावर्स एंड मल्टीपोलर मीन्स जहाँ पे बहुत सारे सुपर पावर कंट्रीज या जो भी ब्लॉक्स हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज are those countries which was newly independent countries on that time। जो नए देश आज़ाद हुए थे उन नए देशों को हमने, और जिन्होंने नैम को सपोर्ट किया था उन देशों को हमने तीसरी विश्व दुनिया कहा था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हमें इनको भी प्रमोट करना ज़रूरी था क्योंकि भाई साहब ना इनके साथ तो यूएसए था, ना इनके साथ तो यूएसएसआर था, इनको तो प्रमोट करना ज़रूरी था क्योंकि
इतने डेवलप भी नहीं थे, तो इनको प्रमोट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनको कैसे हम इंटरनेशनल लेवल में ऊपर उठा सकें। दैट इज़ प्रमोट पीसफुल सेटलमेंट। देखो ऐसा है, लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि लड़ाई करने से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नुकसान होता है। यह सबको क्लियर पता चल चुका था, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर हमने फेस कर चुके हैं। तो ये फेस करने के बाद क्या हुआ, ये तो क्लियर था, देखो लड़ाई नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें ए पीसफुल सेटलमेंट करना है जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद डिसीजन टेकन बाय द चॉइस नॉट बायस। इसका मतलब होता है कि जितने भी ये कंट्रीज थी, ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिसीजन लेती हैं तो वो कैसा डिसीजन होगा, वो बायस नहीं होगा, वो जो भी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट उनकी जो रिलायबिलिटी होगी, उनकी जो थिंकिंग होगी, जो उनका थॉट प्रोसेस होगा, उसी के बिहाफ पे वो अपना जजमेंट देंगे, किसी भी कंट्री के दबाव में आके नहीं बोलेंगे। तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। तो ये पार्ट 2 हम यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंडियाज रिलेशन, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। उसके बाद इन 3 पार्ट के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको ना आता हो। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके नोट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। आप नीचे सिंपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, अपना डिटेल मेंशन करके सबमिट करना है, एंड यू विल गेट द नोट्स। जो भी आपको टॉपिक वाइज चाहिए, आपको सारे टॉपिक या कंप्लीट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। एंड द लास्ट इज don't forget to subscribe this channel, and thank you so much.